आई एम लेजेंड ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी और ये अपनी कैटेगरी में एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी। ये मूवी क्रिपिन वायरस पर बनाई गई है जो कि बहुत खतरनाक वायरस था और ये वायरस पूरी दुनिया में इतनी तेजी से फैला कि इसने पूरी दुनिया की 600 करोड़ की आबादी को चंद ही महीनों में 1 करोड़ 20 लाख पर लाकर पटक दिया। दोस्तों, अगर आप ये मूवी देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि इस मूवी में काफ़ी सीन्स को सस्पेंस की तरह दिखाया गया है, यानी उनको बीच बीच में तोड़ तोड़ कर दिखाया गया है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इस मूवी की स्टोरी को आपको सिंपल वे में समझा पाऊँ ताकि आपको कहीं पर कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों, मूवी की स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि हमें पहले सीन में डॉक्टर क्रिपल का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जो कि अपने इंटरव्यू में ये बताती हैं कि उन्होंने कैंसर का क्योर ढूंढ लिया है और वो ये भी बताती है कि उन्होंने अपने रिसर्च सेंटर के कैंसर के 1009 मरीजों पर ये वैक्सीन यूज़ की थी और अब उन पूरे के पूरे 1009 लोगों का कैंसर ठीक हो चुका है। वो अपने इस इंटरव्यू में ये भी बताती हैं कि मीजल्स वायरस, जो कि काफ़ी ख़तरनाक वायरस है, उन्होंने उसी वायरस में कुछ चेंजेस कर कर कैंसर के क्यूर के रूप में डेवलप किया है। इसके बाद दोस्तों ये इंटरव्यू यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों कुछ दिनों बाद उन सभी कैंसर पेशेंट्स के अंदर का मीजल्स वायरस बिगड़ जाता है, मतलब उनके शरीर के अंदर एक प्रकार की म्यूटेशन हो जाती है और ये वायरस हवा की तरह फैलने लगता है। ये वायरस इतने खतरनाक तरीके से फैलता है कि चंद ही महीनों में पूरी दुनिया की 90% आबादी खत्म हो जाती है और 9.8% आबादी एक ज़ोंबी की तरह बन जाती है और बचे हुए 0.2% लोग ही अपना बचाव कर कर सर्वाइव कर पाते हैं। अब दोस्तों, जो 9.8% वाले लोग हैं जो उस वायरस की वजह से मरे नहीं, बल्कि उनके अंदर म्यूटेशन आने की वजह से वो एक ज़ोंबी की तरह बन गए, वो लोग अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं और एक जंगली जानवर से भी खतरनाक हो जाते हैं। उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि अगर वो सूरज की रोशनी में भी आकर खड़े हो जाएं तो उनकी स्किन इतनी बुरी तरह जल जाएगी कि उनकी मौत हो जाएगी। शरीर में म्यूटेशन की वजह से उनकी आंखों की पुतलियां भी सिकुड़ना बंद हो जाती हैं। अब वो लोग एक तरह से बहुत खतरनाक ज़ोंबी की तरह बन जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वायरस न्यूयॉर्क शहर से फैलना स्टार्ट हुआ था और जब ये वायरस शुरुआती दिनों में फैल रहा था, उसी समय यूएस गवर्नमेंट ने इस वायरस के खिलाफ कदम उठाते हुए पूरे न्यूयॉर्क शहर को सील कर दिया था और जो लोग इन्फेक्शन से बच गए थे उन सभी लोगों को हेलीकॉप्टर के द्वारा न्यूयॉर्क से बाहर निकाला जा रहा था। अब यहीं पर हमें हमारी कहानी के मुख्य किरदार पहली बार दिखते हैं, जिनका नाम रॉबर्ट नेविल है और वो अपनी बेटी और बीवी के साथ इस शहर से बाहर निकलने के लिए एयरपोर्ट जा रहे होते हैं। अब इतने में ही कार पर चल रहे रेडियो में यूएस प्रेसिडेंट का भाषण आता है, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि इस वायरस की वजह से पूरे शहर को सील किया जा रहा है और अब शायद ईश्वर ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, इतने में ही उनकी कार से एक ज़ोंबी आकर टकराता है, जिससे वो तीनों काफ़ी घबरा जाते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि नेविल यूएस आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल है, इस वजह से एयरपोर्ट पर काफ़ी भीड़ होते हुए भी वो आसानी से अंदर चला जाता है। वहाँ की आर्मी उन तीनों का मेडिकल चेकअप करती है और ये चेक करती है कि उनको कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग न्यूयॉर्क शहर को छोड़ने के लिए पागल हो रहे होते हैं, जिसमें से कुछ इन्फेक्टेड लोग भी होते हैं जिनकी आंखों में से खून निकल रहा होता है। पर उन इन्फेक्टेड लोगों को यूएस आर्मी अलग लाइन में खड़ा कर देती है। तो अब पूरी तहकीकात होने के बाद नेविल अपनी बीवी और अपनी बेटी को हेलीकॉप्टर के अंदर बिठा देता है और खुद न्यूयॉर्क में आर्मी के साथ रुक जाता है। तभी नेविल की बेटी नेविल को अपना पेट, जो कि एक छोटा पपी होता है और उसका नाम सैम होता है, उसको दे देती है और कहती है कि सैम, पापा की रक्षा करना। अब दोस्तों, उनका हेलीकॉप्टर उड़ने वाला होता है। इतने में ही यूएस आर्मी मिसाइल से सभी न्यूयॉर्क शहर से जुड़े हुए पुलों को बीच में से उड़ा देती है, यानी तोड़ देती है, जिससे पैनिक होकर वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और दूसरी तरफ से उड़ रहे हेलीकॉप्टर में भी इन्फेक्टेड लोग बैठ जाते हैं
और वो दूसरा हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर नेविल की फैमिली वाले हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। दोस्तों ये सीन इतनी तेजी से होता है कि नेविल को समझ नहीं आता कि ये हुआ तो हुआ क्या। अब दोस्तों इस घटना को 3 साल हो चुके हैं और ये न्यूयॉर्क शहर तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और दोस्तों इस शहर में अब डॉक्टर नेविल के अलावा कोई इंसान नहीं बचा होता। ये पूरा शहर पूरी तरह सुनसान पड़ा होता है। यहाँ तक कि इस शहर में जंगली जानवर भी आकर रहने लगते हैं। अब एक दिन नेविल अपने डॉगी सैम के साथ अपनी कार में शिकार पर जा रहा होता है और उसके पास एक गन भी होती है। तभी नेविल की नज़र एक हिरन पर जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है। अब दोस्तों नेविल धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हिरन को अपना निशाना बनाने ही वाला होता है कि इतनी देर में एक शेर आकर उस पर अटैक कर देता है और हिरन को मार देता है। और दूसरी तरफ से एक शेर और एक छोटा सा कब भी आ रहा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेविल अपने शिकार को बचाना तो चाहता है, पर इतनी देर में उसकी घड़ी में एक अलार्म बज जाता है और वो ना चाहते हुए भी लौट जाता है और उसका शिकार उसके हाथ से निकल जाता है। अब जब वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वो अपने घर के बाहर अंदर जाने से पहले केमिकल का छिड़काव करता है ताकि कोई उसकी स्मेल ना सूंघ पाए, और फिर वो सैम के साथ अपने घर में चला जाता है। अब दोस्तों घर आकर नेविल अपने और अपने डॉगी के लिए खाना बनाता है और टीवी में रिकॉर्डेड न्यूज़ सुनता है। और जब इसके बाद वो अपने डॉगी सैम को नहला रहा होता है तभी उसका एक अलार्म और बजता है और वो तभी परेशान होकर कुछ सोचने लगता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जब नेविल की घड़ी में पहला अलार्म बजा था तो उसका मतलब ये था कि अब उसे घर चले जाना चाहिए, और जब उसकी घड़ी में दूसरा अलार्म बजा तो उसका मतलब ये था कि अब अंधेरा होने वाला है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो इन्फेक्टेड लोग थे जिनके अंदर म्यूटेशन आ गई थी और जिन्हें डार्क सीकर कहते हैं, उन लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि वो सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए वो लोग पूरे दिन छुपकर कहीं अंधेरे में रहते हैं और रात होने पर बाहर निकलते हैं शिकार पर। दोस्तों इसलिए नेविल अपने पहले अलार्म पर घर आने पर मजबूर हो जाता है और दूसरे अलार्म बजने पर वो अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां मेटल की शीट से बंद कर देता है और घर के अंदर की सारी लाइट्स बंद कर देता है ताकि किसी को उसके यहाँ पर होने का पता न चल सके। अब दोस्तों क्योंकि नेविल को अकेले 1000 से भी ज़्यादा दिन हो चुके थे तो उसे इस सब की आदत तो हो चुकी थी, पर जब रात होने पर डार्क सीकर्स बाहर निकलकर चीख पुकार मचाते थे तो उसे अभी भी डर लगता था, जिस वजह से वो सैम के साथ चिपककर बाथटब में ही सोता था और डर डर कर अपनी पूरी रात काटता था। अब दोस्तों अगले दिन सुबह उठकर नेविल अपनी लैब में जाता है जहाँ पर वो इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने की दवाई बना रहा होता है। दोस्तों मेडिसिन काम कर रही है या नहीं इस बात का पता लगाने के लिए उसने कुछ चूहे भी पकड़ रखे होते हैं और वो जो भी मेडिसिन तैयार करता उसको पहले चूहों पर ट्राई करता था। अब दोस्तों नेविल यहाँ पर देखता है कि जिन चूहों को उसने लास्ट दिन यहाँ पर मेडिसिन दी थी उन चूहों पर उस मेडिसिन का कुछ भी असर नहीं हुआ है और उनका अग्रेशन अभी भी वैसा का वैसा ही है। तभी उसकी नज़र एक चूहे पर जाती है जो बाकी दिनों के कंपैरिजन में आज काफ़ी शांत दिखता है, और अब नेविल को लगता है कि उसको उस इन्फेक्शन की दवा मिल गई है और अब ये मेडिसिन इंसानों पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेविल इन्फेक्शन से बचने के लिए दवा खाता है, जिस वजह से वो अभी तक इस इन्फेक्शन से बचा हुआ है, और वो ये बात भी जानता है कि डॉगीज़ को ये इन्फेक्शन हवा से नहीं हो सकता बल्कि काटे जाने से हो सकता है। दोस्तों जो दवा नेविल खाता है वो दवा इन्फेक्शन होने से बचा ज़रूर सकती है पर इन्फेक्टेड पर्सन के इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं कर सकती। इसलिए अभी तक नेविल अपनी लैब में मेडिसिन की रिसर्च में लगा रहता है ताकि वो इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने वाली भी मेडिसिन बना सके। अब दोस्तों इसके बाद नेविल रोज़ की तरह बाहर जाता है और साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर बैठकर वो बाकी के बचे सर्वाइवर्स से कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करता है, और वो साथ ही साथ रेडियो पर एक मैसेज भी भेजता है कि मैं डॉक्टर रॉबर्ट, अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए मैं आपको खाना दे सकता हूँ, वायरस से सुरक्षा दे सकता हूँ, घर दे सकता हूँ। आपको मैं हर रोज़ जब सूरज सर पर होगा साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट पर मिलूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नेविल
एक बहुत ही बड़े फाइटर प्लेन के ऊपर खड़ा होकर गोल्फ खेल रहा होता है और उसके साथ उसका डॉगी सैम भी होता है। तभी सैम एकदम से चौकन्ना हो जाता है। तभी नेविल अपनी गन उठाकर उसकी दूरबीन से देखता है तो उसको एक हिरन दिखता है। इसके बाद उसका शिकार करने के लिए नेविल उसके पीछे भागने लगता है। वो हिरन भी उससे बचकर भागने लगता है और जाकर एक अंधेरी बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। हिरन के पीछे पीछे सैम भी उस अंधेरी बिल्डिंग में घुस जाता है। तभी नेविल एकदम से चिल्लाता है कि नहीं सैम, अंदर मत जाओ। पर अब सैम अंदर घुस चुका है और ये बात बहुत देर हो चुकी है। अब नेविल काफ़ी डरा हुआ होता है क्योंकि वो जानता है दिन के समय डार्क सीकर्स इन्हीं तरह की अंधेरी बिल्डिंगों को अपना ठिकाना बनाते हैं। अब इतना सब होने के बाद नेविल भी सैम को ढूंढने के लिए बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और सैम को ढूंढने लगता है। तभी नेविल को उस बिल्डिंग के अंदर उस हिरन की लाश दिखाई देती है। अब वो काफ़ी घबरा जाता है। अब जब वो थोड़ा आगे जाता है तो उसको सैम एक टेबल के नीचे बैठा हुआ दिखाई देता है और वो बहुत ही बुरी तरह से डरा हुआ होता है। तभी नेविल सैम से कहता है कि सैम चलो यहाँ से। इतने में नेविल को पीछे से कोई आहट सुनाई देती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक डार्क सीकर दिखता है। इतने में वो डार्क सीकर भी नेविल को देख लेता है और वो नेविल के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अभी नेविल उसको अपनी गन से शूट कर देता है और वहां से सैम को लेकर भागने लगता है। अब बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए नेविल भाग रहा होता है, पीछे पीछे उसका कुत्ता भाग रहा होता है और उस कुत्ते के पीछे डार्क सीकर्स भाग रहे होते हैं। इतने में एक डार्क सीकर नेविल को पकड़ने ही वाला होता है। तभी नेविल फर्स्ट फ्लोर से ही कूद जाता है और वो डार्क सीकर भी नेविल के पीछे पीछे बिल्डिंग से बाहर गिर जाता है और जैसे ही वो रोशनी में आता है तो उसकी स्किन बुरी तरह जल जाती है और वो मर जाता है। रोशनी में आने के 3-4 सेकंड में ही उस डार्क सीकर की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर रॉबर्ट नेविल सोचता है कि अगर वो इन डार्क सीकर्स में से एक को पकड़ ले और अपनी लैब में ले जाए तो उस पर रिसर्च कर कर अपनी नई मेडिसिन को टेस्ट कर सकता है। तभी वो थोड़ा सोचता है और एक ट्रैप लगाता है और उस ट्रैप के बीचों बीच अपना थोड़ा सा ब्लड निकाल कर वहाँ पर डाल देता है। अब नेविल ट्रैप से दूर खड़ा होकर वेट करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद एक डार्क सीकर आकर उस फंदे में फंस जाता है और उस फंदे में लगाई हुई चद्दर के अंदर फंस जाता है, जिस वजह से उसके ऊपर सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती। वो फंदे में भी फंस जाता है और जिंदा भी रॉबर्ट को मिल जाता है। उस डार्क सीकर के फंदे में फंसते ही एक दूसरा डार्क सीकर बिल्डिंग में से अपना चेहरा बाहर निकालता है और नेविल के ऊपर जोर से चिल्लाता है और फिर अंदर चला जाता है। अब नेविल उस फंसे हुए डार्क सीकर के ऊपर अपनी गन के बट से अटैक करता है और उसको बेहोश कर देता है और उसको बेहोश करके वो अपनी लैब में ले जाता है। अब वो उस पर वही दवा यूज़ करता है जो उसने उस म्यूटेंट चूहे पर यूज़ की होती है, जिसके बाद वो चूहा शांत हो जाता है। और इस दवा के यूज़ के बाद ये वाला डार्क सीकर भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, जैसे कि उसके दिल की धड़कन धीरे होने लगती है और उसका बुखार भी जो 106 डिग्री होता है वो उतरने लगता है। अब नेविल गहरी सांस लेता है क्योंकि उसे लगता है कि अब दवा ने काम करना शायद शुरू कर दिया है। पर इतने में ही वो डार्क सीकर होश में आती है और नेविल पर जोर से चिल्लाती है और उसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है और नेविल की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। और वो बोलता है कि अब तक हवा और उनको छूने से होने वाली इन्फेक्शन से मैं अभी तक बचा हुआ हूँ, यानी कि इन्फेक्शन से बचाने वाली दवाई मुझ पर काम कर रही है। पर कुत्तों को इन्फेक्शन उनके काटे जाने से हो सकता है। और वो ये भी बताता है कि अभी भी रिसर्च जारी है और हम टेस्ट कर रहे हैं। जो दवा मेरे शरीर पर मुझ पर काम करती है वो मरीज पर काम नहीं करती। इससे ये पता चलता है कि हमारे पास वो दवा तो है जिससे इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, पर वो दवा नहीं है जो पहले से ही इन्फेक्टेड हो चुके लोगों को ठीक कर सके। और वो इस वीडियो में ये बात भी बताता है कि जब वो उस म्यूटेंट को पकड़ रहा था तभी एक दूसरा म्यूटेंट रोशनी में आ जाता है। शायद वो लोग होने वाले खाने की कमी की वजह से अपने बेसिक जीने के तरीकों को बदल रहे हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक है। दरअसल नेविल अपनी सारी बातें, सारी रिसर्चेज एक व्लॉग में रिकॉर्ड करता है और वहीं पर वो ये सब बातें बता रहा होता है। अब जब वो रोज़ की तरह अपने घर से बाहर निकलता है तो वो एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखता है। वो देखता है कि एक मॉल के बाहर एक डमी रखी हुई है जो कि एक दिन पहले उस मॉल के अंदर थी। और अक्सर नेविल उन डमीज से अपना टाइम पास करने के लिए बातचीत भी करता था, पर आज वो उस डमी को उस मॉल के बाहर देखकर थोड़ा घबरा जाता है। अब क्योंकि नेविल को इस शहर में 1000 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं और वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए इस मॉल में आकर उन डमीज से बात भी करता था,
तो काफ़ी दिन अकेले रहने की वजह से नेविल का थोड़ा दिमागी संतुलन हिल चुका है और उन डमीज से रेगुलर बातचीत की वजह से वो उनको इंसानों की तरह ट्रीट करने लगा था। अब उस डमी को मॉल से बाहर देखने के बाद नेविल उस पर चिल्लाता है कि तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अंदर होना चाहिए था, तुम्हें बाहर कौन लेकर आया। और ये सब कहने के बाद उस डमी पर गोलियां चला देता है और कुछ गोलियां आसपास की बिल्डिंग्स पर भी चलाता है। फिर वो उस डमी को देखने के लिए उसके पास जाता है, पर जैसे ही वो डमी के पास पड़े पानी में अपना पैर रखता है, उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है। पहले तो उसका सर ज़मीन से टकराता है, उसके बाद वो हवा में लटक जाता है। तभी उसका डॉग सैम भी आकर वहाँ पर भौंकने लगता है। अब ज़मीन पर सर टकराने की वजह से नेविल के सर से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अब ये फंदा म्यूटेंट्स ने लगाया होता है और ये फंदा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि नेविल ने एक दिन पहले उन म्यूटेंट्स को पकड़ने के लिए लगाया था। अब नेविल की घड़ी में पहला अलार्म बजता है, पर बेहोश होने की वजह से उसको उस अलार्म का पता नहीं चल पाता और जब उसके काफ़ी देर बाद उसका दूसरा अलार्म बजता है तो वो होश में आता है और वो अपनी जेब में से एक चाकू निकालता है और अपनी रस्सी को काटकर नीचे गिर जाता है। पर जैसे ही वो नीचे गिरता है, उसका चाकू उसके पैर में घुस जाता है और इसके बाद वो सरकता सरकता अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है। पर क्योंकि अब तक शाम हो चुकी होती है और अंधेरा भी होने वाला ही होता है और इतने में ही सामने वाली बिल्डिंग में से एक डार्क सीकर बाहर आता है। दरअसल ये वही म्यूटेंट होता है जो एक दिन पहले रोशनी में आ गया होता है। इसके बाद वो अपने दो डार्क सीकर डॉगीज को नेविल के ऊपर छोड़ देता है और वो दोनों कुत्ते नेविल पर और उसके डॉगी पर अटैक कर देते हैं। नेविल और सैम दोनों मिलकर उन दोनों को तो मार तो देते हैं, पर एक कुत्ता उनमें से सैम को बाइट कर लेता है। अब नेविल फटाफट सैम को उठाकर गाड़ी में रखता है और गाड़ी चलाकर वहां से भाग जाता है। अब वो घर पहुंचते ही सैम को लैब में लेके जाता है और सैम को इन्फेक्शन से बचने वाली दवा देता है, लेकिन उस पर दवा का कोई असर नहीं होता और नेविल उसे अपनी गोद में लिटाकर उसका मुंह दबाकर उसे मार देता है। अब नेविल सैम की मौत होने की वजह से पूरी तरह टूट चुका है, क्योंकि सैम को उसने बचपन से पाला था और इस पूरे शहर में सैम के अलावा उसका कोई भी नहीं था। वो उसके साथ पूरे दिन खेलता और बात करता, पर अब सैम की मौत होने की वजह से ये पल उसके लिए बहुत दर्दनाक हो जाता है। अब अगले दिन हमें ये दिखाते हैं कि शाम होने पर भी नेविल अपने घर नहीं जाता, बल्कि उन म्यूटेंट से बदला लेने के लिए जाता है और वो अपनी कार से काफ़ी म्यूटेंट्स को कुचल भी देता है। पर काफ़ी सारे म्यूटेंट्स यानी डार्क सीकर्स मिलकर उसकी कार को पलट देते हैं। अब फाइनली वो कार के अंदर फंस जाता है। अब नेविल के पास वही वाला म्यूटेंट आ जाता है जो एक दिन पहले रोशनी में आ गया था और उसके बाद उसने नेविल पर कुत्ते भी छोड़े थे और वो नेविल को काटने ही वाला होता है। तभी एक बहुत तेज रोशनी आती है जिससे सारे के सारे डार्क सीकर्स डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डार्क सीकर होता है जो एक दिन पहले रोशनी में आ गया होता है और उसने अगले दिन नेविल पर कुत्ते छोड़े होते हैं, वो उन सब डार्क सीकर्स का बॉस होता है यानी लीडर होता है और वो सारे डार्क सीकर्स उसका कहना मानते हैं। अब इस पूरी लड़ाई में नेविल को काफ़ी चोटें आती हैं जिस वजह से वो लगभग सेंसलेस हो जाता है। इतने में ही उसे आवाज़ आती है कि आप कहाँ रहते हैं और वो बड़ी मुश्किल से अपना एड्रेस बताता है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसको होश आता है तो उसको टीवी चले होने की आवाज़ आती है और वो देखता है कि उसकी टांग में टाके भी लगे हुए हैं जहाँ पर उसका चाकू घुसा था। और जब वो उठकर अपने किचन की तरफ जाता है वहाँ पर वो एक औरत और एक बच्चे को देखता है। तभी वो औरत उससे बोलती है कि हमने आपका रेडियो पर ब्रॉडकास्ट सुना था और हम कल पूरा दिन आपका इंतज़ार करते रहे, लेकिन आप आए नहीं। और जब हमने शाम को उन म्यूटेंट्स के साथ आपको फंसे हुए देखा तो हम आपको वहाँ से बचाकर यहाँ ले आए। अब वो लेडी नेविल को अपने बारे में बताती है और वो कहती है कि मेरा नाम एना है और वो उस बच्चे का नाम ईथन बताती है और वो बताती है कि हम टोटल 6 लोग थे जिनमें से एक म्यूटेंट बन गया और बाकियों को उन म्यूटेंट्स ने खा लिया और अब हम 2 ही बचे हैं और हम वॉरमोंट जाने वाले थे बचे हुए लोगों की बस्ती में। पर नेविल उसको वहीं पर टोक देता है और कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है और ना ही कोई ऐसी बस्ती है। पर एना नेविल से कहती है कि पहाड़ों में ऐसी बस्ती है क्योंकि ये वायरस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इस पर नेविल काफ़ी भड़क जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि ऐसी कोई भी बस्ती नहीं है। पर वो थोड़ी देर बाद एना और ईथन से अपने चिल्लाने के लिए माफ़ी मांगता है और वहाँ से शांत होकर चला जाता है। बाद में जब वो वापस आता है तो वो एना को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर एना उससे बोलती है कि तुम भी हमारे साथ चलो
और क्योंकि आज तो काफ़ी शाम हो चुकी है, अंधेरा भी हो चुका होगा, तो हम वर्मोंट के लिए कल निकलेंगे। तभी नेविल उसको बोलता है कि इस बीमारी की शुरुआत यहाँ से हुई थी और मैं इसको ख़त्म भी यहीं करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, और मैं जानता हूँ कि मैं ये सब कर सकता हूँ। अब जब नेविल अपनी लैब में उसी फीमेल म्यूटेंट पर टेस्ट कर रहा होता है जिसको वो पकड़ कर लाया था, कि तभी वहाँ पर एना आ जाती है। तभी एना नेविल से बोलती है कि क्या आपको लगता है कि ये इस दवा से ठीक हो जाएगी। तभी इस पर नेविल कहता है कि इस दवा से इसका मरना तय है, पर क्योंकि मैंने इसके नीचे बर्फ़ लगा दी है, जिस वजह से उस डार्क सीकर का टेम्परेचर काफ़ी लो हो चुका होता है। और फिर वो एना से कहता है कि डार्क सीकर का टेम्परेचर कम होने की वजह से इस दवा का असर शायद बढ़ जाए और शायद ये इसको ठीक भी कर दे। फिर जब वो दोनों लैब से बाहर आते हैं, तभी एना नेविल से कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो बचे हुए लोगों की बस्ती में। और वो बोलता है कि कहीं पर भी ऐसी कोई बस्ती नहीं है। तभी एना बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ऐसी एक बस्ती है। तभी नेविल उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। वो कहती है कि मुझे ईश्वर ने बताया है। नेविल उससे पूछता है कि तुम्हें ईश्वर ने बताया है। वो कहती है हाँ। तभी नेविल उससे बोलता है कि तुम पागल हो चुकी हो। तभी नेविल उस पर चिल्लाकर कहता है कि 600 करोड़ में से 540 करोड़ लोग इस वायरस की वजह से मर चुके हैं और 58 करोड़ 80 लाख लोग म्यूटेंट यानी डार्क सीकर बन चुके हैं। और वो 58 करोड़ 80 लाख डार्क सीकर्स बचे हुए 1 करोड़ गर्ल्स को अपना शिकार बनाने के लिए ढूंढते रहते हैं। और वो हर एक आदमी जिसे तुम और मैं कभी जाना करते थे, वो सब अब मर चुके हैं। कहीं ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। तभी रात हो जाती है और वो सभी दरवाजे और खिड़कियों को सील कर देता है। और फिर वो एना से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो हमने सोचा था। सरकार भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाई। और वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी नेविल को बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। तभी नेविल एक स्टील की छोटी सी विंडो खोलकर देखता है और उसे दिखता है कि चारों तरफ से इन्फेक्टेड लोगों ने उसके घर को घेर लिया है। तभी नेविल एना से पूछता है कि तुम हमें यहाँ पर कब लाई थी। तभी एना इस पर कहती है कि बस सुबह होने ही वाली थी। तभी नेविल उससे बोलता है कि शायद उन्होंने हमारा पीछा किया होगा और इस जगह का पता लगा लिया, पर अब वो लोग हमें ढूंढ चुके हैं। वो हमारे घर तक आ गए। अब क्योंकि नेविल ने ऐसे ही इमरजेंसी के टाइम के लिए अपने घर के चारों तरफ एक्सप्लोजिव्स लगाए हुए होते हैं, और अब डार्क सीकर्स के आने पर नेविल उन सबको एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही डार्क सीकर्स उसके घर की तरफ आते हैं, वो सभी एक्सप्लोजिव्स एक्सप्लोड हो जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं, जिसमें कि काफ़ी सारे म्यूटेंट्स मारे जाते हैं। पर फिर भी काफ़ी म्यूटेंट्स बच जाते हैं और वो उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। और तभी एक ऐसा पल आता है जिसमें एक म्यूटेंट नेविल को मारने ही वाला होता है, पर तभी नेविल के हाथ में गन आ जाती है और वो उसको मारकर अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद नेविल एना और ईथन को लेकर अपनी लैब में चला जाता है और वहाँ पर जाकर उसको पता चलता है कि जिस म्यूटेंट पर वो टेस्ट कर रहा था, वो म्यूटेंट अब धीरे धीरे ठीक होने लगी है, यानी उनको भी इस वायरस का इलाज मिल चुका है। पर तभी वहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट्स आ जाते हैं। तभी नेविल अपनी लैब में लगा शीशे का दरवाज़ा बंद कर देता है, जो कि काफ़ी मजबूत होता है। तभी नेविल उनसे चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मुझे इलाज मिल चुका है और मैंने दवा भी बना ली है जो कि असर भी कर रही है। तभी वहाँ पर वो वाला म्यूटेंट आ जाता है जो उन सभी म्यूटेंट्स का बॉस होता है, और उस पर नेविल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता और वो शीशे में जोर जोर से टक्कर मारनी शुरू कर देता है और शीशा धीरे धीरे क्रैक होने लगता है। और अब नेविल समझ जाता है कि वो डार्क सीकर्स नेविल को मारे बिना रुकने वाले नहीं हैं। वो जल्दी से उस म्यूटेंट का ब्लड एक ट्यूब में निकालता है, जो कि अब धीरे धीरे ठीक होने लगी है, और इसी वजह से उसके ब्लड में इस बीमारी का क्योर होता है। और वो एना को वो ट्यूब दे देता है और फिर वो एना से कहता है कि ये सारे डार्क सीकर्स मुझे मारे बिना यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और नेविल एना और ईथन को वहाँ पर मौजूद एक चिमनी के छोटे से चैम्बर्स में छुपने के लिए कहता है। तभी एना नेविल से कहती है कि यहाँ पर काफ़ी जगह है, तुम भी आकर यहाँ पर छुप सकते हो। पर नेविल उसे मना कर देता है और उससे कहता है कल सुबह रोशनी होते यहाँ से निकल जाना और सीधा वर्मोंट के लिए निकलना। अब वो उन दोनों को वहाँ पर बंद कर देता है और वो वहाँ पर मौजूद एक टेबल का ड्रॉवर खोलता है और उस ड्रॉवर में से अपनी वाइफ और अपनी बेटी आखिरी बार शीशे में टक्कर मारने के लिए भागता हुआ आता है। तभी नेविल भी उसकी तरफ भागता हुआ जाता है और जैसे ही वो डार्क सीकर
उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आता है, तभी नेविल उससे जाकर टकराता है और वो बम वहीं पर एक्सप्लोड हो जाता है, जिसमें सारे डार्क सीकर्स मर जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एना वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो जाना चाहती थी, और फिर वहाँ का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलता है जिसके अंदर आर्मी, मिलिट्री और काफ़ी सारे सर्वाइवर्स होते हैं। अब वो अंदर जाने के बाद उस इन्फेक्शन का क्योर उन लोगों को दे देती है जो कि नेविल ने उसको दिया होता है, और इस तरह नेविल अपनी जान देकर पूरी मानव जाति को उस इन्फेक्शन से बचा लेता है। और इसीलिए दोस्तों इस मूवी का नाम आई एम लेजेंड है। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हम नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई भी वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।